गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आई होप आपको इनकम टैक्स समझ में आ रहा है। जो भी हमने लास्ट क्लासेस में बेसिक कंसेप्ट्स करे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देखे, टैक्स लायबिलिटी निकालना देखा, तो वो आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। तो जब भी हमने इनकम की हम बात कर रहे थे कि हम जो टोटल इनकम होती है उस पे हमारी टैक्स लायबिलिटी लगती है। तो जो हमारी टोटल इनकम होती है वो हम असेसी के रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे निकालते हैं। ठीक है, जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन देखा था, एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे थे जिसमें हमने इनकम देखी थी, टोटल इनकम 4 लाख, और फिर एक और क्वेश्चन हमने किया था। तो जो हमने टोटल इनकम देखी थी वो हमारी अज्यूम्ड फिगर थी। अब आगे की क्लासेस में हम सीखेंगे कि ये टोटल इनकम निकालते कैसे। तो टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में जो भी टोटल इनकम होती है वो हम ये देखेंगे कि किसी भी असेसी का प्रीवियस ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसके बेसिस पे फाइंड आउट किया जाएगा कि उसकी कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हम असेसी की का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं। तो अगर अब मैं ये टर्म्स बोल रही हूँ असेसी या प्रीवियस ईयर या पर्सन, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको इन सब का मीनिंग पता है क्योंकि हम ये कवर कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो आज की क्लास में हम ये बेसिक रूल्स देखेंगे। तो बेसिक रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल है रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन्स सेपरेटली। तो जो भी हमने पर्सन की कैटेगरीज करी थी अलग अलग, हर कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस अलग से कैलकुलेट करना है, अलग से फाइंड आउट करना है। आप ये नहीं बोलोगे कि कैटेगरी में इंडिविजुअल भी आता है, एचयूएफ भी आता है, कंपनी भी है, फॉर्म भी है। तो अगर इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में इंडिया का रेजिडेंट था तो एचयूएफ या कंपनी भी होगी। नहीं, हर कैटेगरी के लिए आपको अलग से उनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए। सेकेंड रूल इज रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर द प्रीवियस ईयर। तो ये तो हमने पहले भी क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो हम प्रीवियस ईयर की करते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर में देखेंगे। हम असेसमेंट ईयर में नहीं देखेंगे कि असेसी असेसमेंट ईयर में रेजिडेंट है या नहीं है। हम प्रीवियस ईयर में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। नेक्स्ट रूल इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन is to be determined for every previous year separately। इसका मतलब सेकेंड रूल में तो हमने ये देखा कि हमें प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है। ऐसे ही हमें हर प्रीवियस ईयर का, फॉर एवरी प्रीवियस ईयर, हर प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग से फाइंड आउट करना है। अगर हम 1920 प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं तो उसका अलग रेजिडेंशियल स्टेटस हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि 1718 के प्रीवियस ईयर में बताओ असेसी रेजिडेंट था या नहीं था, तो उसके लिए हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि 1920 में रेजिडेंट था तो 1718 में भी रेजिडेंट होगा। ठीक है, हर प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस आपको अलग से डिटरमाइन करना है। फोर्थ रूल इज a person may be a resident of more than one country for any previous year। तो previous year में जो आपका असेसी है या जो पर्सन है, पर्सन की कोई भी कैटेगरी है, वो एक से ज्यादा कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है। यहाँ पे हम सिटीजनशिप की बात तो नहीं कर रहे हैं। सिटीजनशिप मतलब वोटिंग राइट। ठीक है, तो वोटिंग राइट आपके पास एक टाइम पे एक कंट्री का ही हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। अब रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो हमने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक पॉइंट में क्लियर किया था
कि रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में कि नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया कितना होता है। ठीक है, तो जो हम इनकम कैलकुलेट करते हैं कि प्रीवियस ईयर में इस पर्टिकुलर पर्सन की टोटल इनकम कितनी थी, हम देखते हैं उसके नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे के बेसिस पे कि पिछले साल प्रीवियस ईयर में ये पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में कितने दिन रहा, उसके बेसिस पे हम उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे जिस पे टैक्स लगेगा। तो यही हम देख रहे हैं कि पिछले साल वो इंडिया में कितने दिन रहा होगा, ये डिटरमाइन करने के लिए ये हमारे रूल्स हैं, जिन रूल्स को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है फोर्थ रूल में कि जो इंडिया का रेजिडेंट अगर कोई है प्रीवियस ईयर में, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रीवियस ईयर में सिर्फ इंडिया का ही रेजिडेंट हो, वो किसी और कंट्री का भी हो सकता है सेम टाइम पे। नेक्स्ट रूल इज सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री एंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट कंट्री आर सेपरेट कंसेप्ट्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग चीजें हैं, उनको कंबाइन नहीं करना है। सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री का मतलब है कि उस कंट्री का वोटिंग राइट आपके पास है, और रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट कंट्री का मतलब है कि आप उस कंट्री में कितने दिन रहे। ठीक है, तो ये दोनों आपके अलग कंसेप्ट्स हैं। जो हम इनकम कैलकुलेट करते हैं वो हम रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, सिटीजनशिप के बेसिस पे डिटरमाइन नहीं करते। तो इनकम टैक्स में हमारा ये टर्म रेजिडेंशियल स्टेटस जो है ये मैटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मीन्स द प्रीवियस ईयर for which the residential status is being determined। तो ये भी हमने पहले की क्लासेस में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का मीनिंग हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर वो प्रीवियस ईयर होगा जिसमें आप रेजिडेंशियल स्टेटस असेसी का फाइंड आउट कर रहे हो। अगर मैं 16-17 में फाइंड आउट कर रही हूँ कि ये पर्टिकुलर असेसी 16-17 में रेजिडेंट था या नहीं था, तो मेरे लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इज 16-17। अगर मैं 18-19 में फाइंड आउट कर रही हूँ, क्योंकि आपको हमने एक रूल देखा कि आपको हर प्रीवियस ईयर का अलग से डिटरमाइन करना है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो जिस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस आप डिटरमाइन कर रहे हो वो ईयर आपके लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट रूल इज इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। अभी मैंने आपको बताया कि रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब सिंपल मीनिंग में ये है कि आप नंबर ऑफ डेज देखते हो कि कितने नंबर ऑफ डेज ये पर्टिकुलर असेसी इंडिया में प्रीवियस ईयर में रहा। ठीक है, और उसके बेसिस पे उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट होगी और फिर उस टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी लगेगी। तो हम ये देख रहे हैं कि पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया निकालने के लिए, प्रीवियस ईयर में पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया निकालने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट द स्टे शुड बी फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड एंड ओनली एट वन प्लेस। इसका मतलब कंटिन्यूटी एंड प्लेस मैटर नहीं करता है जब आप पीरियड ऑफ स्टे निकाल रहे हो। ठीक है, अगर मैं इंडिया में 60 डेज के लिए आई प्रीवियस ईयर में और फिर उसके बाद फिर मैं फॉरेन चली गई, फिर मैं 30 डेज के लिए आई, फिर मैं बाहर चली गई, फिर आप 40 डेज के लिए आ रहे हो, 2 डेज के लिए आ रहे हो, तो ये कंटिन्यूटी तो नहीं है। तो ये कंटिन्यूटी मैटर नहीं करती है। आपको देखना है ओवरऑल प्रीवियस ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पीरियड ऑफ स्टे कितना है। ठीक है, अब वो कंटिन्यूटी में भी हो सकता है और कंटिन्यूटी ना हो तो भी उसको हम कंसिडर करेंगे पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। और साथ में प्लेस मैटर नहीं करता है कि आप इंडिया में आओ और आप एक ही प्लेस पे रहो, तो वो भी मैटर नहीं करता है। तो कंटिन्यूटी और आप कहाँ पे रह रहे हो, कितने टाइम के लिए रह रहे हो, आप एक ही जगह पे रह रहे हो, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं जिस दिन आपने इंडिया में लैंड किया। ठीक है, तो वो चीजें आपका कंटिन्यूटी हो या ना हो, या एक प्लेस हो स्टे का या ना हो, आप वो आपका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया कंसिडर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, द डे द इंडिविजुअल एंटर्स इंडिया एंड द डे ही लीव्स इंडिया शुड बोथ बी ट्रीटेड एज स्टे इन इंडिया। इसका मतलब कि अगर आप, जब हम वो पीरियड की बात कर रहे हैं कि कितने दिन इंडिया में रहा, जब आप वो पीरियड कैलकुलेट कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो भी, जिस भी इंडिविजुअल का आप पीरियड ऑफ स्टे कैलकुलेट कर रहे हो, जब उसने इंडिया में एंटर किया है वो वाली डेट, सपोज मैंने इंडिया में एंटर किया, लैंड किया है ऑन 1st of जुलाई, ठीक है, 2019, और फिर उसके बाद मैंने इंडिया को लीव कर दिया 21 जुलाई 2019। तो ये दोनों ही डेट्स, 1 जुलाई एंड 21 जुलाई, ठीक है, ये दोनों ही डेट्स जो हैं आपकी, वो कंसिडर होगा एज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। तो जब आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों डेट्स को भी इंक्लूड करोगे। ये आपका इस पॉइंट का मीनिंग है। नेक्स्ट कह रहा है, प्लेस एंड पर्पस ऑफ स्टे इन इंडिया इज इममेटीरियल। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप इंडिया में आ रहे हो तो आप कहाँ पे रह रहे हो, प्लेस, और आप किस पर्पस से इंडिया में आए हो, ये दोनों चीजें मैटर नहीं करती हैं। तो इधर कंटिन्यूटी, कि आपको लगातार इंडिया में रहना है, कितने दिन रहे, या फिर आप एक ही जगह पे रहे, प्लेस, या फिर आप किस पर्पस के लिए इंडिया में आ रहे हो, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं जब आप पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि आप फाइंड आउट, मतलब ध्यान में रखोगे जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी असेसी का डिटरमाइन कर रहे हो। तो ये हमने आज की क्लास में बेसिक रूल्स देख लिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का चैप्टर, जो भी आपके रूल्स हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस आप कैसे कैलकुलेट करते हो, वो हम देखेंगे आगे की क्लासेस में। एक ही क्लास में सारा बता दूंगी तो फिर बच्चे बोलेंगे मैम एक ही क्लास में सारा पढ़ा देती हैं। ठीक है, तो हम अभी इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।